अपनी ही बहन के पैसे निकालने के लिए वो कई बार बैंक गया, लेकिन हर बार उसे एक डॉक्यूमेंट के नाम पर वापस भेज दिया जाता था, डेथ सर्टिफिकेट। वो अपनी बहन की कब्र से स्केलेटन को वापस निकालता है, उसे कपड़े में लपेटकर कंधे पर रखता है और 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर वैन के बाहर रख देता है। कुछ ही मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता है, 9 लोगों की मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम को एक माँ और उसका छोटा बच्चा मिलता है जो पानी के अंदर एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इसलिए मुझे विश्व गुरु, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इस टाइप के शब्दों को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल ड्रामा वीकली, जहां हम दुनिया भर की बड़ी खबरों को समझते हैं, वो भी आसान भाषा में। अब अगर हम इस पूरे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि पिछले 2 हफ्तों में जो भी हुआ है उसे एक टाइमलाइन बना करके समझा जाए। तो कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल के सीज फायर से। डायरेक्ट एयर स्ट्राइक रुक जाती है, मिसाइल्स गिरना बंद हो जाते हैं और पहली बार ये लगता है कि शायद अब सिचुएशन शांत होने वाली है। फिर आता है 11 अप्रैल। यूएस और ईरान के बीच इस्लामाबाद में एक हाई लेवल टॉक्स होती हैं, जो लगभग 21 घंटे तक चलती है। अब इतना लंबा निगोशिएशन हुआ है तो ये उम्मीद थी कि कुछ निकल के ही आएगा, क्योंकि 21 घंटे बैठ कर ये लोग लूडो तो नहीं खेलेंगे। लेकिन आखिर में टॉक्स फेल हो जाती है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, शायद लूडो ही खेल रहे थे। और यहीं से टोन बदल जाता है। ट्रम्प ओपनली बोलते हैं कि अब उन्हें नेगोशिएशन की कोई परवाह नहीं। बस 2 दिन बाद 13 अप्रैल को एक बड़ा फैसला आता है। यूएस ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि वो ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेज शुरू कर देगा, यानी समुद्री रास्ते में ईरान के खिलाफ नाकाबंदी। खासतौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में यूएस ईरान के जहाजों को रोकना शुरू कर देता है। एक ईरानियन शिप टोस्का को सीज भी कर लिया जाता है, जिसपे ईरान ने तुरंत रिएक्ट किया और कहा, भाई ये तो सीधा एक्ट ऑफ वॉर है, अब हम भी तुम्हारी जहाज को रोकेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि जहाजों से टोल तक मांगा गया। यानी इस पूरे ईरान इजराइल वॉर में जो युद्ध का मैदान है अब वो बदल चुका है। अब लड़ाई जमीन पे नहीं, समुद्री सप्लाई लाइन पे हो रही है। मतलब हम तुम्हारी जहाज को रोकेंगे, तुम हमारी जहाज को रोको। इसी बीच गाजा में सीज फायर के बावजूद इजराइल ने भारी एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें कम से कम 12 पैलेस्टीनियन की मौत हो गई। देखो, हमेशा की तरह यूएस और इजराइल की सीज फायर पे हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। वो सिर्फ कागजों में या स्पीचेस में होती है, ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और है। अब अगर आपको याद होगा तो ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि भाई हम तुम पे 2 हफ्ते तक कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद का पता नहीं। अब 2 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, तो आगे क्या? 20 अप्रैल को ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि सीज फायर बढ़ने की संभावना तो बहुत कम है, ईरान को जल्दी फैसला लेना होगा। लेकिन अगले ही दिन 21 अप्रैल को पूरी कहानी पलट गई। ट्रंप अनाउंस करते हैं कि सीज फायर को फिर से एक्सटेंड किया जा रहा है, और इस बार बिना किसी एक्सपायरी डेट के। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीज फायर तो हटा दिया गया है, लेकिन ब्लॉकेज अभी भी जारी है। अब कुल मिला के बात यह है कि फाइनली ये जो ईरान इजराइल की वॉर जो पिछले 1 महीने से चल रही है, अब वो रुक चुकी है, लेकिन प्रेशर अभी भी जारी है। ट्रंप का साफ कहना है कि अगर ब्लॉकेज हटा दी गई तो ईरान बिना डील के पैसे कमाने लगेगा, और पैसे कमाने का हक तो सिर्फ ट्रंप चाचा को है। अब फिलहाल 23 से 25 अप्रैल तक तो सिचुएशन काफी स्टेबलाइज है, कोई मेजर स्ट्राइक्स नहीं हुए हैं और फाइनली सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन एक वॉर सिर्फ सीज फायर से नहीं रुकती, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में चलती है। अब हम इस पूरे वॉर कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं और आते हैं इंडिया की ओर, जहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिसने ज्यादा बड़ी हेडलाइंस तो नहीं बनाई, लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा हुआ। 15 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे लखनऊ के विकास नगर के इलाके में जो एक झुग्गी बस्ती है, जहाँ पे ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स या मजदूर रहते हैं, वहाँ पे अचानक से आग लग गई। शुरुआत तो एक छोटी सी झोपड़ी से होती है, लेकिन उस एरिया में घर इतने पास पास बने हुए हैं और ज्यादातर मटेरियल्स लकड़ी या प्लास्टिक के बने हुए हैं, इसी वजह से आग बहुत तेजी से फैल जाती है। कुछ ही मिनटों में वो एक घर से निकलकर पूरी बस्ती में फैल जाती है। लोगों के पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं था। और फिर सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है जब एलपीजी के सिलेंडर्स फटने शुरू हो जाते हैं। धुआं इतना ज्यादा था कि कई किलोमीटर्स तक देखा गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? करीब 280 से 300 घर पूरी तरीके से राख हो गए और 1000 से ज्यादा लोग अचानक से बेघर हो गए, जिनके पास कोई बैकअप नहीं। कपड़े, पैसे, डॉक्यूमेंट्स सब चले गए। लेकिन इस स्टोरी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि 2 छोटी बच्चियों की मौत हो गई। श्रुति जो करीब 2 साल की थी और उसकी 2 महीने की छोटी बहन, उन दोनों की बॉडीज अगले दिन मलबे से मिली। कई लोगों का कहना था कि फायर ब्रिगेड बहुत ही लेट पहुंची, करीब 1 घंटा लेट, और तब तक काफी देर हो चुकी थी। अथॉरिटीज ने फिर बाद में एक्शन लिया, रिलीफ कैंप्स बनाए गए, फूड और शेल्टर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई हमेशा की तरह। लेकिन अगर घटना को ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है। हमारे देश में ऐसे सैकड़ों शहर है जहाँ इस तरीके की इनफॉर्मल सेटलमेंट्स यानी कि झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत ही ज्यादा संख्या में बनी हुई है, और यहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में रह रहे हैं। थोड़ा नजर डालते हैं देश दुनिया की इनोवेशन, साइंस और फ्यूचर की तरफ। सबसे पहले एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी सी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगे,
लेकिन अब ये एक रियलिटी बन चुकी है। चाइना के साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लांट डेवलप किया है जो खुद अंधेरे में ग्लो करता है बिना किसी बिजली के। चाइना के वैज्ञानिकों का कहना है कि चाइना में जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उन सब को हटाकर ये ग्लो करने वाले पौधे लगाए जाएंगे। एक ऐसा प्लांट जो खुद से रोशनी प्रोड्यूस करता है। वैज्ञानिकों ने इन पौधों के अंदर कुछ फायरफ्लाइज और बायोल्यूमिनेंट फंगीज के जीन्स इंसर्ट किए हैं, यानी कि वही प्रोसेस जिससे जुगनू चमकते हैं अब पौधों में भी पॉसिबल हो गया है। ऑर्किड्स, गुलाब, सनफ्लावर, 20 से ज्यादा पौधों में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है। अब इमेजिन कीजिए शहर के पार्क, फुटपाथ, पब्लिक स्पेस जहाँ स्ट्रीट लाइट की जगह ग्लोइंग प्लांट्स लगे होंगे। न बिजली का खर्च, न कार्बन एमिशन। इस समय चाइना के कुछ शहरों में ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब दूसरी स्टोरी पृथ्वी से थोड़ी दूर की। नासा ने बहुत सारे अपोलो मिशंस किए थे जिसमें इंसानों को चंद्रमा तक भेजा गया। 1972 में ये आखिरी बार था जब नासा ने इंसानों को चंद्रमा पर भेजा। क्योंकि ये मिशंस इतने महंगे थे कि नासा ने अपोलो मिशंस को बंद कर दिया, यानी कि आखिरी बार 1972 में इंसानों को चंद्रमा में भेजा गया था। इसके बाद 50 साल हो गए, इंसानों ने चंद्रमा की ओर मुड़ के नहीं देखा। लेकिन अब फाइनली अप्रैल 2026 में नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हो चुका है, जहाँ 4 एस्ट्रोनॉट्स ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चंद्रमा तक का सफर तय किया और लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर तक ट्रैवल किया। अब इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बन गए हैं पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर जाने वाले इंसान। पूरा मिशन करीब 10 दिन तक चला और फाइनली सेफ लैंडिंग हो गई। ये आने वाले मून और मार्स मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे नासा इंसानों को भेजेगा चंद्रमा और मंगल ग्रह में। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको सच में लगता है कि भारत एक विश्व गुरु है? अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे अगले सेगमेंट की कहानी ही कुछ ऐसी है। अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ द वीक की। ओडिशा के केओंझर जिले में जीतू मुंडा नाम का एक आदमी अपनी बहन के बैंक अकाउंट से लगभग 20,000 निकालना चाहता था, लेकिन उसकी बहन की मौत काफी पहले जनवरी में ही हो चुकी थी। अपनी ही बहन के पैसे निकालने के लिए वो कई बार बैंक गया, मैनेजर से मिला, लेकिन हर बार उसे एक डॉक्यूमेंट के नाम पर वापस भेज दिया जाता था, डेथ सर्टिफिकेट। सिस्टम के लिए ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था, लेकिन उसके लिए शायद ये एक इम्पॉसिबल सी बात थी इस बैंकिंग सिस्टम की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर एक दिन वो एक ऐसा काम करता है जो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। वो अपनी बहन की कब्र से स्केलेटन को वापस निकालता है, उसे कपड़े में लपेट कर कंधे पर रखता है और 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर बैंक के बाहर रख देता है, जैसे कह रहा हो लो तुम्हारा प्रूफ। ये वीडियो वायरल होता है और पूरा देश शॉक में आ जाता है। अब यहाँ पे बात सिर्फ गरीबी की नहीं है बल्कि सिस्टम फेलियर की है, क्योंकि इस सिस्टम ने बहुत छोटी चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। बहुत सारे प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज हैं जिनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसी हफ्ते एक और घटना सामने आई जो कि मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के बरगी डैम में एक टूरिस्ट बोट जिसमें कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठे हुए थे अचानक से पलट जाता है। लाइफ जैकेट्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थे, पैनिक होता है और कुछ ही मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता है। 9 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इस पूरे कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है ये तस्वीर। रेस्क्यू टीम को एक माँ और उसका छोटा बच्चा मिलता है जो पानी के अंदर एक दूसरे को पकड़े हुए है, इतना टाइट कि उन्हें अलग करना भी मुश्किल हो गया है। इस माँ ने अपने आखिरी पल में भी अपनी पूरी कोशिश की अपने बच्चे को बचाने की। लेकिन अब सवाल ये है कि ओवरलोडिंग क्यों हुआ? क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था? और लाइफ जैकेट सबके लिए अवेलेबल क्यों नहीं हो पाया? अब इन दोनों घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? वो जो पहला सवाल मैंने पूछा था कि क्या भारत एक विश्व गुरु है, मुझे तो नहीं लगता। इसलिए मुझे विश्व गुरु, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इस टाइप के शब्दों को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब फाइनली हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वियर्ड न्यूज ऑफ द वीक। ये न्यूज सुनने में जितनी अजीब लगती है एक्चुअली में उतनी ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल अप्रैल 2026 में केन्या के कोर्ट ने एक चाइनीज सिटीजन झांग क्वेन को सजा सुनाई। लेकिन क्यों? ये आदमी 2200 से ज्यादा चींटियों को स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, यानी चींटियों की तस्करी। लेकिन ये कोई आम चींटियां नहीं थी, ये थी रानी चींटियां यानी क्वीन एंड्स, जो कि एक नई कॉलोनी शुरू कर सकती है। और दुनिया के कुछ देशों में इन चींटियों को एक्सोटिक पेट्स की तरह माना जाता है और इनकी मार्केट में बहुत डिमांड होती है, यानी ये एक पूरा इलीगल बिजनेस बन चुका है। लेकिन केन्या के लिए ये सिर्फ एक स्मगलिंग नहीं बल्कि बायोडाइवर्सिटी का इशू है। यही रीजन है कि इसे बायोपायरेसी कहा जा रहा है, क्रिमिनल के लिए एक नया शब्द। और यही इस पूरे एपिसोड का पैटर्न है, कहीं पे वॉर हो रही है, कहीं पे हैरान करती हुई टेक्नोलॉजी और कमाल के इनोवेशंस। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में ऐसे ही देश दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को लेकर के।